यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में अब हेड ऑफ स्टेट्स का नंबर है 23 तारीख और 26 तारीख के बीच में, 23, 24, 25, 26 सितंबर को हेड ऑफ स्टेट्स के भाषण होने हैं। सबसे पहला भाषण ट्रेडिशन के अनुसार ट्रंप साहब का होता है, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का होता है। उसके बाद अल्फाबेटिकली सबका नंबर आता है। अब पिछले साल मोदी जी वहां गए थे, इस साल क्यों नहीं गए? बात बड़ी सिंपल सी, साफ सीधी है। मोदी को लगातार ट्रंप प्रशासन के द्वारा ह्यूमिलेट किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। एक किस्म से कहा जाए तो रोज भिगो भिगो के मोदी जी को मारा जा रहा है। चाहे वो तेजस एयरक्राफ्ट के इंजन ना देने की बात हो, चाहे वो चबहार का पोर्ट छीन लेने की बात हो, चाहे वो 50-50 टैरिफ लगाने की बात हो, चाहे वो H-1B वीजा के द्वारा भारत के टेक फोर्सेस को बाहर निकालने की बात हो, और इसके अलावा जो भारत के 10 करोड़ कामगार हैं जिनका $60 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो छिन गया, उसकी बात हो। मुझे लगता है कि हथकड़ियां बेड़ियां तो आपको याद ही हैं। जिस ढंग से ट्रंप एक स्पष्ट पैटर्न लेके भारत को चोट मार रहे हैं और जिस ढंग से भारत पे अटैक कर रहे हैं, और फिर जाते जाते यूनाइटेड नेशन के अंदर जो उनकी 1 घंटे की स्पीच है उस पर फिर से इंडिया को लपेटा। उन्होंने कहा कि आप लोग ऑयल खरीद के रशिया से जो यूक्रेन वॉर है उसकी आप फंडिंग कर रहे हैं। अब ये सारी अटैक होने के बाद बीच में सुनने में आया है कि कोशिश की गई थी कि मोदी जी जाएंगे और वहां जाएंगे तो क्या उनकी ट्रंप से मुलाकात होगी, क्या ट्रंप उनको मुलाकात का टाइम दे रहे हैं? तो पता लगा कि ट्रंप उनसे मिलने के लिए इच्छुक नहीं है। बीच में एक बार बात आ गई तो मोदी उछल उछल के उनको ट्वीट करना शुरू कर दिए, लेकिन ट्रंप ने इन सब होने के बावजूद भी भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाना जारी रखा। बल्कि जब बर्थडे की बधाई भी दी थी उसके बाद भारत ने भी उसको रेसिप्रोकेट किया था। उसके बाद जब ये H-1B वीजा का बम फोड़ा और चबहार पोर्ट का बम फोड़ा, ये बर्थडे के बाद की बात है, तो मोदी को समझ आ गया कि बर्थडे की ग्रीटिंग्स जो थी वो धोखा थी। इन एक्चुअलिटी जितनी बार वो बात करेगा भारत की, उतनी बार वो भारत को और चोट देने जा रहा है। तो मोदी जी को पता लग गया था कि अगर मैं यूनाइटेड नेशन में अमेरिका जाता हूं तो हो सकता है कि मुझे वहां पर और बेइज्जत किया जाए, और फिर हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे कि मोदी जी सामने बैठे होंगे और उस टाइम ट्रंप डाइस पे बैठे होंगे और उनको सुन रहे होंगे, तो वो ट्रंप कह रहे होंगे कि इंडिया इज द चीफ फंडर ऑफ द सो कॉल्ड रशिया विच इज बेसिकली गोइंग इनटू द वॉर विद द यूक्रेन। तो मोदी को लिए वो ह्यूमिलेशन होगा, क्योंकि मोदी सामने बैठ के ट्रंप को सुन रहे होंगे, तो मोदी को ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो मोदी ने सोचा कि भैया और बेइज्जती कराने से अच्छा मैं ना ही जाऊं। तो ये जो बेइज्जती का डर था, और उसके बाद ये भी डर था कि अगर वो वहां पे होते तो ट्रंप कुछ और ऐसा कर देते जिसके द्वारा कि भारत के ट्रेड को और धक्का लगता, भारत के IT पीपल को और धक्का लगता, और वो फिर मोदी के लिए एक फर्दर ह्यूमिलेशन और जिल्लत की बात हो जाती। तो इसके कारण उस खौफ ज़दा मोदी साहब, उन्होंने फैसला किया भैया मैं जाता नहीं हूं, ना जाऊंगा, ना मेरी बेइज्जती होगी, तो इसलिए अच्छा मैं यहां पर इंडिया में रहूं। तो डर के कारण और खौफ के कारण जो है ये और बेइज्जती होगी मोदी अमरीका, और भारत के लिए यहाँ से चिंताएं बढ़ने जा रही हैं। और पहली बार ट्रंप साहब ने एक फैसला किया जहां भारत के IT उद्योग को उन्होंने चोट मारी है, और H-1B वीजा की फी $1 लाख एनुअल कर दी है, और इसने भारत के IT उद्योग के अंदर कंपन पैदा कर दिए हैं। ऑलरेडी हायर एक्ट, जिसके ऊपर आज शाम को मैं न्यूज टाइम पे 5 बजे बात करने जा रहा हूं, उसने ऑलरेडी इंडिया की नींद उड़ाकर रखी हुई है। तो पहले इसी विषय के ऊपर हम बात करते हैं कि अल्टीमेटली 10 गुना से ज्यादा फीस क्यों बढ़ाई गई। 50 लाख के करीब भारतीय रहते हैं, और H-1B वीजा जो सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो भारत को ही मिलते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अब ऐसा लग रहा है कि भारत एक ऐसे झंझावत में, एक तूफान में फंस गया है, क्योंकि H-1B वीजा को इस्तेमाल करने वालों में 9,000 से ज्यादा अमेजोन के लोग थे, 8,000 से ज्यादा इन्फोसिस, 6,000 से ज्यादा कॉग्निजेंट, 5,300 से ज्यादा गूगल, और 5,200 से ज्यादा TCS के लोग इस्तेमाल करते थे। 2024 में 1,50,000 टोटल H-1B वीजा इंडियंस को मिले, जबकि टोटल ही 2,20,000 इशू किए गए थे। अब $100,000 यानी कि $1 लाख, इसका मतलब करीब 90 लाख रुपए ये अब पेमेंट करनी होगी। कौन है जो 90 लाख रुपए का पेमेंट कर सकता है? वहां की जो मीडियम सैलरी है, जो हाई टेक इंडिविजुअल्स हैं, सिर्फ $1,18,000
डॉलर पर ईयर की उनकी सैलरी है। तो आप सोचिए कि 65% भारतीय जो कि वहां पर काम कर रहे हैं H1B वीजा के ऊपर, आईटी सेक्टर के अंदर, उनके ऊपर खतरा आ चुका है और अब उनको $1 लाख हर साल का देना पड़ेगा। तो अमेरिका को तो इनकम होगी, लेकिन उनका कहना है कि जो अमेरिका के सिटीजन्स हैं उनको नौकरी दो, हमें बाहर से आए हुए लोगों की क्या कहते हैं जरूरत नहीं है। तो भारतीय प्रोफेशनल्स तो एक किस्म से पूरी मार्केट से बाहर हो गए हैं और ये मैं कहूंगा कि बिलो द बेल्ट इस बार हिट किया है। ये जो झटका दिया है ट्रंप ने, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग जाते हैं भारत में, तो बहुत आईटी प्रोफेशनल आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो भारत की क्रीम अमेरिका में जाती है उनके लिए तो झटका है, और वो लाखों में है। जी हाँ, अगर भारत की क्रीम लाखों में बाहर जाती है और उनके पास ये पैसे नहीं है तो क्या करेंगे। तो भारत के प्रोफेशनल पर और चीन के प्रोफेशनल्स पर अमेरिका का आईटी सेक्टर या सो कॉल्ड मैग्निफिसेंट सेवन जो है वो काफी हद तक डिपेंड करता है। अब H1B वीजा के लिए 8 लाख रुपए की सालाना फीस होती थी, अब ये बढ़कर 90 लाख हो गई है, यानी कि अब करीब करीब 11 गुना ये बढ़ गई है। अमेरिका का कहना है कि उन्हें अच्छे कामगारों की जरूरत है और बेहतरीन कामगारों की जरूरत है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। हम सिर्फ उनको अब वीजा देंगे और किसी को नहीं देंगे, बाकी अब अमेरिका ना आए तो ज्यादा अच्छा है। एक किस्म से कहा जाए तो हम भारत के आईटी लोगों से कहा गया कि यू आर नॉट नीडेड, प्लीज गो आउट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन अमेरिका। अब सवाल ही पैदा आता है 1990 के आसपास जब ये प्रोग्राम बनाया गया था अमेरिका को हाई स्किल्ड जो इंडिविजुअल्स है पूरी दुनिया से देने के लिए, तो एक किस्म का लॉटरी सिस्टम होता है। लेकिन इसने अब जिस मोड़ पर अब ये खड़ा है उसने भारत के आईटी प्रोफेशनल के सपनों की हवा निकाल दी है, गुब्बारा फूट चुका है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हायर एक्ट के अलावा कि जहां पर मुझे लगता है कि एक किस्म से अब सर्विसेज के ऊपर अटैक आ गया है। पहले गुड्स पे अटैक होता था, अब सर्विसेज पे अटैक आया है। और ट्रंप का ये जो फैसला है, ये कुछ लोग भारत में कह रहे हैं कि वो अमेरिका की जो इनोवेशन है उसको रोक देगा। भाई, दूसरे की नाव में जो छेद है ना उसकी ओर मत देखो, तुम्हारी नाव के अंदर जो इतना बड़ा छेद हो रहा है उसको देखो, उसकी फिक्र मत करो कि वो क्या करेगा वहां पर। हम क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी नाव में बड़ा छेद हो चुका है, तुम बचाओ अपने आप को। ये खुद नहीं डूब रहे कि हम डूब रहे हैं साथ में, हम तो डूबते जा रहे हैं। और फिर कुछ ये कह रहे हैं कि अमेरिका का जो नुकसान है वो भारत के लिए फायदेमंद रहेगा। ये वाहियात किस्म की बातें, जो इंडिया में ऑलरेडी टैलेंट है उसको तो तुम यूज कर नहीं सकते हो, और बाहर से वो जो टैलेंट आएगा उसको तुम यूज कर लोगे। वो इंडिया जहां पे रिसर्च नाम की चीज नहीं है, इनोवेशन नाम की चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी नाम की चीज नहीं है, ये लोग आके क्या करेंगे वहां पर, और यहाँ नौकरी नहीं है, तभी तो सब हर साल बाहर चले जाते हैं देश छोड़कर। लेकिन क्या है ना कि कैसे भी करके ये बताने कि अमेरिका को इससे नुकसान होगा, अमेरिका को, हमारे लोग चले गए, हमको नुकसान नहीं है, उनको नुकसान है। क्या कहा जाए साहब, कुछ लोग दरअसल अब अमेरिका का फातिया पढ़ने में लगे कि वो बर्बाद हो जाएगा। अरे तुम बर्बाद हो रहे हो, अपनी नाव के छेद को बंद करो, उसकी नाव को मत देखो। अब आते हैं एक दूसरी खबर के ऊपर कि ट्रंप साहब की पहली यात्रा जो है वो जिनपिंग साहब के लिए चाइना की होने जा रही है, और उनकी एक फोन पर बातचीत हो गई है अभी कल, और उसमें टिकटॉक को मंजूरी और फेंटेनिल की जो स्मगलिंग है उसके साथ कई मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई है। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अभी अभी जो एपेक के अंदर जो समिट होने जा रहा है साउथ कोरिया के अंदर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को, उसमें शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है, बड़ी मुलाकात होने जा रही है। और मुझे लगता है कि ये शायद चीन से दोस्ती को जो अमेरिका के अंदर बेचैनी नजर आ रही है, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि रेयर अर्थ की जो सप्लाई है उसने पांव पीछे खींचे हैं चाइना ने, तो उसको मनाने की कोशिश हो रही है कि कैसे भी करके भाई तू मेरे को रेयर अर्थ दे दे, अदरवाइज मेरी भी हालत खराब होगी। तो चाइना के पास वो चाबी है जिसके द्वारा वो कान मरोड़ सकता है। सऊदी का और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है इसने दुनिया भर के लोगों के होश उड़ा दिए हैं, और अमेरिका के होश भी उड़ाए हैं कि अमेरिका को लग रहा है कि भाई
अभी तक तो मैं ये बोलता था कि तुम मेरे पर डिपेंड करो और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, सुरक्षा वगैरह कुछ नहीं कर रहा है इसराइल के आगे। तो एक्चुअली अमेरिका ने उनकी सुरक्षा करने से मना कर दिया। तो सऊदी, कतर सबको अब लगना शुरू हो गया कि अमेरिका पे अपनी सुरक्षा के लिए डिपेंड नहीं कर सकते, तो हमको एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। और उनको ये भरोसेमंद पार्टनर पाकिस्तान में मिल गया। अब साहब सऊदी का तो ये हुआ और उसके ऊपर तो भारत की चिंताएं तो बाहर निकल कर आई हैं, ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को लेके, एसएमडीए जिसको कहते हैं। लेकिन अब कुछ अन्य इस्लामिक कंट्री हैं जिसमें कि आपका यूएई और कतर, वो भी अब सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक फुल फ्लेजेड आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, और सऊदी के अंदर तो वो वहां पर ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर और देश इसमें शामिल होते हैं और ये उनका जो एक अरब नेटो का गठबंधन धीरे धीरे अब शेप लेना शुरू हो रहा है, अगर उसके अंदर ये कतर भी आता है, और फिर इंडिया के लिए खासतौर से जो एडवर्सिटीज है वो बढ़ती नजर आएगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ऑफ लेट इंडिया ने दरअसल इजराइल की ओर जो झुकाव किया है, उसकी वजह से अरब देशों के अंदर भारत के प्रति बहुत बड़ा एक शक और संशय की स्थितियां पैदा हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अब उनको महसूस हो रहा है कि इंडिया तो इजराइल का साथी है, तो वो हमारे साथ बाद में दगा कर सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि किसी इस्लामिक नेशन के साथ जाया जाए जिसके पास एटम बॉम्ब भी हो, और वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो इसके साथ शुक्रिया, आप आए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और साथ ही में आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। धन्यवाद आप सबका।